नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे। आज की इस वीडियो में एनटीए नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र दिसंबर के प्रश्न पत्र यानी कि 2019 में जो प्रश्न पत्र हुआ था नेट जेआरएफ का, उसे लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और 100 क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। आपने मुझे इसके पहले उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी ये रिवीजन है और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया, यानी तक कि पैसेज वाले क्वेश्चन को भी, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने किसी बुक से लिया हुआ है, तो मैं बुक सजेस्ट नहीं कर सकती आपको क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चंस मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप सभी को पूरे 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्योंकि 2019 में अगर परीक्षा में बैठे होंगे तो इन पेपर्स को दिया होगा, इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको अपनी सही तैयारी का आकलन हो सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आप इनके आंसर अपने मन में भी दे सकते हैं या आप अपने पास जो है नोट कर सकते हैं पेपर पेन लेकर के। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, उस पर बात करेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। तो इसी को आपको क्रम में बताना है कि इसका क्रम क्या है। क्रम को लेते हैं हम। सही क्रम इसका है सी वाला, आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। आंसू आपको पता है 1925 में प्रकाशित हुई थी, साकेत 1931 में है और ये पल्लव 1926 में, यानी कि स्वप्न इसके बीच में है। तो सबकी प्रकाशन वर्ष बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको मैं फिलहाल सही उत्तर बताऊंगी। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त या राक्षस का? किसका संवाद है ये? इसका सही उत्तर है चाणक्य का। अगला प्रश्न है, जय पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर हो ही निपात। जय पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। आपको अपना सही उत्तर देना है। इन पंक्तियों में किस प्रकार के भाव की विशेषता को व्यक्त किया गया है? आपका सही उत्तर होना चाहिए कौन सा है? फिलहाल इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यगों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया जो अभ्यास है वो किसे माना है? अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। तो किसने माना है ये आपको आंसर करना है। ये सही आंसर इसका है मम्मट। इन्होंने अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। कालरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती। कूट के अनुसार आंसर करने, नीचे आपको सही विकल्प चुनने हैं। नीचे कूट दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही कौन सा है? वो है 2 और 4, यानी कि ये कल्पना कार्यत्री प्रतिभा होती है कालरिज के अनुसार, और ये कवि की सृजनात्मकता है, ये इन्होंने कहा। चौथा कहा है कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। इसका क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? इसको भी कूट के माध्यम से बताना है। कूट ऊपर दिया गया है, कूट देख सकते हैं। 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 3। इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा 2 और 4।
अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वो शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ये किस कहानी से संबंधित है? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। तो यहाँ पर आपको भले कहानी ना पता हो लेकिन पात्र तो अवश्य पता होंगे। तो गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं, इसके आधार पर आप अपना ये आंसर कर सकते हैं। तो वापसी कहानी के पात्र हैं ये। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। इनमें से कौन सा? तो आपका बंटी इसमें तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल के अनुसार, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, परीक्षा गुरु, फिर गोदान, फिर शेखर एक जीवनी और फिर तमस। अगला प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं? यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। कूट नीचे दिए गए, इनमें से कौन कौन से हैं बताना है आपको। जल्दी से देखकर सोचिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। आप अपना आंसर कर चुके होंगे, अब तक के ऑप्शन सही लिख चुके होंगे। तो 11 का सही ऑप्शन क्या है? ये है 3 और 4। देखिए, वीडियो लाइव तो नहीं है लेकिन शेड्यूल की गई है, इसलिए आपको लाइव मिल रही है। तो आप अपने लाइव चैट में जा कर के इस वीडियो के उसमें अपने सही आंसर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही या गलत आंसर जो भी होगा उसके बाद आपको सही आंसर पता चल ही जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, उसका रिप्लाई मैं उस टाइम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये समय के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप जो है अपने क्वेश्चन को वहाँ पर सही से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं? समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 1 और 3, 2, 1 और 4, 4 और 3। इनमें से कौन सा होगा? समाज सुधार कविता की द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता, गीति काव्य की प्रचुरता। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, 1 और 4। समाज सुधार था और इतिवृत्तात्मकता थी। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है। इसमें भी सही विकल्प चुनना है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 3 और 4। इनमें से कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर आपका क्या है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही है। तीसरा, सिद्धों का साहित्यिक यानी शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। जो सिद्धों का साहित्य है वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये रामचंद्र शुक्ल का मत है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दिख कम रहा है, धुंधला सा है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि थे, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि थे, वे कैशोर भावुकता के लेखक थे और वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि थे। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा धर्मवीर भारती के संबंध में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, वे व्यक्ति लोकतंत्र के विरोधी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य कौन सा है? प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋणजल, धनजल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन के बताना है, यानी कि 2 डायरियों को आपके यहाँ चुन के बताना है कौन सी हैं। सही ऑप्शन आपका क्या होगा ABCD में से? सही ऑप्शन है 1 और 3, यानी कि डी ऑप्शन। इसमें से प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश ये डायरी विधा है, एक साहित्यिक की डायरी ये जो है आलोचना है। अगला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व अलंकार है? स्थापना और तर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको ये बताना होता है कि जो स्थापना दी गई है पहली चीज़ तो वो सही है कि नहीं है, उसके बाद उसका जो तर्क दिया है वो स्थापना से मेल खाता है या नहीं है, स्थापना के ऊपर ही आधारित होना चाहिए उसका तर्क। तो क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व अलंकार है
क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, ए गलत, आर गलत, दोनों ही गलत है। काव्य का सर्वस्व अलंकार गलत है, और क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, ये भी उसका तर्क गलत है। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए सही, आर सही, ए सही, आर गलत, क्या होगा? तर्क देख करके बताएं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ए सही और आर सही, यानी कि दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। सही ऑप्शन बताना है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। सही ऑप्शन होगा आपका ए, दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। अगला है स्थापना तर्क। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन पर संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। प्रत्येक परिवर्तन जो है वो नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दोनों ही सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, ए सही और आर सही। अगला प्रश्न है, स्थापना है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर सही गलत का ऑप्शन जो भी है सामने, गलत सही, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, इस तरह से आंसर करना है। ऑप्शन सामने है आपके। तो सही उत्तर क्या होगा? ए गलत, आर सही, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। जी बिल्कुल नहीं, दलित साहित्य में जो मनुष्य है गांधी का जो हरिजन है, हरिजन वो किसी जाति संप्रदाय के जाति विशेष को मानते थे, लेकिन दलित चिंतन और साहित्य में हरिजन से संबंधित वहाँ पर नहीं है, बल्कि समाज के निचले, पिछले, कुचले वर्ग वहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है, पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। कौन सा सही होगा? तो सही ऑप्शन इसका है पहला गिरमिटिया। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो इसमें से आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है। कूट आपके सामने दिए गए हैं, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। कौन से कथन इसमें सही हैं? तो सही ऑप्शन पहला फिर से पढ़ें, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, तुलसीदास जी ने कहा, यानी कि एक तो सब में आएगा। इसके बाद 1 और 3 यानी कि पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो तीसरा देखते हैं, पत्नी के मर जाने और गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो ये ऑप्शन है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं उत्तरकांड में। अगला प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लोंजाइनस, इलियट। इनमें से किसने लिया है? तो सही ऑप्शन आपका होगा बी, क्रोचे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। माधवी, हानूस, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए आराम से और उसके बाद इसका आंसर करिए कि इनमें जो है पहला मतलब ऑप्शन कौन सा सही है। हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि ए ऑप्शन। और इसको मैंने इस तरह से याद किया, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, हा कबीरा मामू रंग दे आलम को।
हा कबीरा मामू रंग दे आलम को। इस ट्रिक से मैंने भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम याद किया है। हा से हो गया हानूस, कबीरा से कबीरा खड़ा बाजार में, माँ से माधवी, मुँह से मुआवजे, रंग दे से रंग दे बसंती चोला, आलम से आलमगीर। इस तरह से मैंने याद किया। आप भी इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हा कबीरा मामू रंग दे आलम को। अगर इनका क्वेश्चन आता है, इस तरह के नाटकों का प्रकाशन वर्ष या अनुक्रम पूछा था, तो आप इसको ध्यान से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास, धरती धन्ना अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्तावित। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन है ठीकरे की मंगनी। दूसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसमें नीचे कूट भी दिया गया है। 1 और 2, 1 और 4, 1 और 3, 3 और 4, 2 और 4, इसमें से कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावितनी की 1 और 4, बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। सही उत्तर होगा अरबी भाषा का शब्द है सिफारिश। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। इनमें से किस में मिलता है? सही ऑप्शन आपको कूट के माध्यम से देने, 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। इनमें से क्या होगा? तो सही ऑप्शन है 1 और 3। ऑप्शन को लेते हैं। सही ऑप्शन है 1 और 3। अगला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? नीत्शे का संबंध मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। तो इनका जो संबंध है वो डी ऑप्शन सही है, अस्तित्ववाद से। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस के पात्र कौन हैं? तो रिचर्ड, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, सुकुल बाबू, झूठा सच। झूठा सच में फिर कौन आएगा? सी में 1 देख लेते हैं हम। सी में 1 2 जगह है। तमस का रिचर्ड, यानी कि ए में 3। ए में 3 कहाँ पर आ रहा है? सी वाले ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। झूठा सच में आएंगे तारा, पात्र जो है वो आएंगी तारा। तो इस तरह से आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। देखिए ये फास्ट रिवीजन है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगी क्वेश्चंस में, क्योंकि 100 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को पढ़ें, सुने और उसके अपने आंसर देने की कोशिश करें। नहीं दे पा रहे हैं फिर भी उसको सुने, पूरी वीडियो देखें और सारे आंसर को देखें, जिससे कि आपको पिछले वाले पेपर से कुछ आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का पेपर आया था और इस साल क्या संभावना है, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर पिछले साल का पेपर था और आपको नए सिलेबस से ही पेपर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिएगा। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना वस्था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बाकी सभी इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन रामविलास शर्मा जी के हैं ये बताना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है पहला, यानी कि 1 और 3। तो ये वाला ऑप्शन इनका है, ये वाला भी इनका है। इन्होंने कहा है कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, और दूसरा ये कि पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता।
ये इनका कथन है, इसका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? तो पहली टिप्पणी सामने लिखी हुई है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादाद में कैसे स्थापित करे। अगला प्रश्न है, इसी का अगला विकल्प है दूसरा, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। तीसरा, मुक्तिबोध की काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। अगला पॉइंट है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद में स्थापित करना। तो इसमें से सही विकल्प को चुनना है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4 को। इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? सही विकल्प है 1 और 4, डी ऑप्शन। यानी कि पहला जो इन्होंने कहा, अंधेरे में कविता की जो मूल समस्या है वो ये है कि बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादाद में जो है वो कैसे स्थापित करें। दूसरा इनका जो पॉइंट था वो था कि मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है कि अपना वर्ग छोड़ करके दूसरों के साथ तादाद में स्थापित करना। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। इनमें से आपको क्रम से लगाना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से पढ़ें इसको और इसका जो सही आंसर है वो करें। विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। इसका सही ऑप्शन यही है, पहला ऑप्शन। विष्णुप्रिया पहले आएगी, फिर कुकुरमुत्ता है, फिर चांद का मुंह टेढ़ा, फिर आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से किसने किया था? इसका सही उत्तर बताना है। ABCD ऑप्शन लिख करके आप बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। पहला पॉइंट, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा पॉइंट, सतगुर के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है, सतगुर ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4। इनमें से क्या होगा? तो आप जब तक अपना आंसर देते तब तक मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ इसकी, थोड़ा सा मुझे कम लग रही है, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 3, बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर है 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में तीसरा यानी कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये लास्ट वाली पंक्ति कह रही है। और दूसरा जो है कि वेद के अनुसरण करने के कारण इन्होंने अपने आप को परम तत्व से दूर माना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। इनमें से कौन सा सही होगा? तो सही ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए अब तक के 1 और 3। 1 और 3 बिंदु को हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि भारत भारती की जो रचना है वो मुसद्दसे मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई थी, ये आप सभी जानते होंगे। अगला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो नहीं, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। तो ये 1 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। चौथा नहीं सही है, दूसरा भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य हैं कौन है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। इनमें से बताना है गीत नाट्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए, अग्निलीक तो गीत नाट्य सभी को याद आ रहा होगा, लेकिन 3 ऑप्शन में इसको दे रखा है, तो आपको दूसरा भी कोई पता होना चाहिए तभी आपका सही उत्तर आएगा।
सही उत्तर है 1 और 2, यानी कि अग्निलीक और उन्मुक्त 2 गीत नाट्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ये किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 348। सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 348। 348 के अनुसार ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला प्रश्न है, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, इनमें से किसमें वर्णित है? ऑप्शन है ए, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? पंचवटी, साकेत, नहुस, विष्णुप्रिया, किस में लिखी हुई है? तो ये उत्तर इसका होगा सही, साकेत में लिखी गई है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? एस्थेटिक, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, इनमें से कौन सी क्रम से है? कौन सा विकल्प क्रम से है ये बताना है आपको। पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है? परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। अब क्योंकि आपको यहाँ पता होगा कि ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, बिल्कुल सही कथन है, तो आपको ये ढूंढना है कि किस विकल्प में तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो पहले वाले विकल्प में दिया गया, आप पकड़ लेंगे तुरंत इसको, इसमें आपको पहला ऑप्शन पता चल जाएगा कि सही है, 2 और 3 सही, यानी कि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण, इनमें से क्या कहेंगे? इनमें जो सही है आंसर वो है कारक। और ज़रा पिछले क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे, मुझे लगता है शायद गलत आंसर था उसका। ये वाले में 44 में आपका सही आंसर होगा 1 और 2, सॉरी 1 और 2 होगा सही जो है आंसर। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। मुझे यहाँ पे याद आ रहा था कि ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ईड़ा किसका प्रतीक थी। मुझे अभी फ़िलहाल यही याद आ रहा था, इसलिए मैंने वो आंसर लिया था, लेकिन ये आंसर सही नहीं था। तो 1 और 2 इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित रूप से लगाना है। रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी को। तो दंडी से आप गेस कर सकते हैं, यहाँ पर दंडी सबसे पहले आते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुय्यक। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है? सन 1965, सन 1977, सन 1982, सन 1972, इसमें से क्या सही होगा? 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 1977। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का जो प्रकाशन काल है वो है 1977। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस पंक्ति का आशय क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है,
प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसमें आपको बताना है इसका भी इस पंक्ति का सही आशय क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। कौन सा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्रम आपको नीचे विकल्प भी दिए गए हैं, तो बताना है देख करके। हाथ से मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द, जूठन, इनको इनके सामने दिए गए लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अगर आपको इसमें से एक भी आता है तो आप उसके आधार पर इसके सही उत्तर को पकड़ सकते हैं, यानी कि गेस कर सकते हैं। जैसे पहले ले लेते हैं हादसे को, तो हादसे जो है, हादसे को लिया तो हादसे किसकी? रमणिका गुप्ता की, यानी कि 1 में 5 आना चाहिए। 1 में 5 कहीं पर दिख रहा है आपको? किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो बी में 4 हो गया, यानी कि मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की हो गई। 3 में 1 यानी कि सी में 1 जो शिकंजे का दर्द है वो सुशीला टकभौरे का हो गया। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो गई। तो पहले वाले से ही आप गेस कर सकते हैं, पहले वाले ऑप्शन को मिलाइए और उसी के साथ उसको ऑप्शन में ढूंढिए कि वो कहाँ पर है, किस विकल्प में है, और उसे आप सही उत्तर मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। सही उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केदारनाथ सिंह, डी ऑप्शन। जमीन पक रही केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत हैं? याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। अब आपको ये बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसका होगा डी ऑप्शन, 2 और 3, यानी कि अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, ये यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकता। तो यहाँ पर हम फिलहाल मुझे गेस करना होगा, तो मैं गेस करूँगी मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषणवाद जो है वो युंग का है। देखते हैं, सी में 4 कहीं पर दिख रहा है, तो सी में 4 पहले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। ए में 2 मार्क्सवाद एंगेल्स का है, अस्तित्ववाद काफ्का का है। मार्क्सवाद एंगेल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। इस तरह से इसको आप गेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? तो ये है शमशान, अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान में से शमशान ऑप्शन सही होगा। अगला है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त मिश्र साधारण में से बताना है कौन सा है, उद्देश्यवर्धक में से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है संयुक्त वाक्य, यानी कि ये संयुक्त वाक्य है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि से यहाँ पर दूसरे वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। ऑप्शन है 2 और 4, 2 और 1, 4 और 3, 1 और 4। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं इसमें बिंब के अनिवार्य तत्व? तो सही ऑप्शन होगा इसमें से 2 और 4, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। इनमें से कौन कौन से सादृश्य मूलक हैं?
नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प देख करके आपको बताने हैं, मतलब 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 3 में से कि किस में क्या होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर बताना है, सही क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर होगा सी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी। इनमें से किसने कहा था? ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रमथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात रचनाएं हैं, इनको क्रम से लगाना है। क्रम नीचे दिए गए हैं, आप देख करके जल्दी से इसको करें। प्रमथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। तो यहाँ पर हम तो गेस करेंगे आत्मजयी से। आत्मजयी कुंवर नारायण की है, संशय की एक रात नरेश मेहता की है। तो डी में 3 आ रहा है, कहीं आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, तो सी में 1 आ रहा है। अब यहाँ बचता ए, प्रमथ्यु गाथा किसकी है? तो ये है धर्मवीर भारती की। बी 4 यानी कि जय भारत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न लेंगे, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृतियां हैं? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्रिय। इसमें से कौन है? कवि कर्म और काव्य भाषा, ये रचना है, सी ऑप्शन सही है, परमानंद श्रीवास्तव की। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विमल मित्र। इनमें से किसकी है? सही ऑप्शन होगा ए, शरत चंद्र की है। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? किसने कहा है? बी ऑप्शन सही है, भामा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केशव बिहारी, भूषण सेनापति। इनमें से कौन होंगे? ए ऑप्शन सही होगा, केशव बिहारी भूषण सेनापति। सबसे पहले केशव हैं, फिर बिहारी, फिर भूषण, फिर सेनापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे इसको, अब आपको शायद दिख रहा होगा पूरा। पंडित सरल सत्य बखाड़े, देहाई बुद्ध बसंत न जाड़े किसकी है? ये है सरेपा की। ए से 2 हम पकड़ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। फिर बी में 3 यानी कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, ये है जगनिक की। सी में 4 बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये है विद्यापति की। डी में 5 जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, ये है रैदास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बान अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। पहली पंक्ति किसकी है? गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो इसमें हमें लेना होगा, तो हम तो लास्ट वाले से लेंगे, अभिधा उत्तम काव्य है से, क्योंकि ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है देव की। तो डी में 1 कहीं आ रहा है, डी में 1 आ रहा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ए में 4 होगा, कौन परी यह बान अरिनित नीर भरी गगरी ढरकावे, ये है प्रताप शाही की रचना। बी में 2 गुलगुली, ये पद्माकर की है। सी में 3 सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, ये ठाकुर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, पिनकार्ट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। इनमें से कौन थे? सही उत्तर आपका
मैं बहुत जल्दी ले रही हूँ, थोड़ा फास्ट रिवीजन और जल्दी से वीडियो समाप्त हो जाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो कहीं आप ऐसा ना हो बोर होके इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, तो आपका जो पिछले साल का जो प्रैक्टिस पेपर है, यानी कि जो पिछले साल का पेपर है, उसे आप सॉल्व करने से पीछे ना रह जाएं, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, इसलिए तैयारी तो और नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अब आपको केवल और केवल रिवीजन ही करना चाहिए। तो रिवीजन का ही जो टाइम बचा है, इसमें सिर्फ रिवीजन के क्वेश्चंस आते रहेंगे, व्याख्यात्मक नहीं आएंगे। आप बस इनका रिवीजन ही करते जाइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो ये थे गिलक्रिस्ट। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौड़ और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, जहां अर्थ की सत्ता गौड़ और शब्द की सत्ता प्रधान हो। क्या होगा? आनंदवर्धन ने किस काव्य को माना? तो जहां पर सी ऑप्शन, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करें। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्म परक, राजनीति परक, कला परक, अर्थ परक। इनमें से सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन दिए गए नीचे 1 3 3 4 2 3 1 4, इसमें से कौन सा होगा? तो सही उत्तर जो है वो होगा 70 का 1 और 3, यानी कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ये कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बालमुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंदुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो किसने कहा? हम सभी जानते हैं ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इन्होंने बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है? इसी से हम गेस करेंगे। सुमेलित करने वाला ऑप्शन ऊपर आएगा, इसलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। अधूरे साक्षात्कार किसकी है? ये है नेमिचंद्र जैन की। इतिहास और आलोचना ये है नामवर सिंह की। प्रेमचंद और उनका युग ये किसकी है? ये है रामविलास शर्मा की। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन बता देती हूँ सही, अगर आपके पास पुराना पेपर आपने कहीं क्वेश्चंस नोट किए हों तो उसमें आप सही टिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पीरों का कैसा हो बसंत किसकी पंक्ति है, किसकी रचना है? कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्रि तुंग सुरंग से, यानी कि कुछ पंक्तियां इसमें दी गई हैं, पंक्तियां भी हैं और साथ में रचनाओं के नाम भी हैं। तो सही ऑप्शन को गेस करते हैं जल्दी से। सही आंसर कौन सा है आपका इसमें? 73 का है सी, यानी कि ए में 5 कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। डी में कौन आएगा? यानी कि 3, सॉरी यहाँ पर कैदी और कोकिला जो है वो रामनरेश त्रिपाठी की है, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं, मैं फिर से बताना चाहूँगी, सॉरी लेना चाहूँगी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, वीरों का कैसा हो बसंत 5, बी में 2 कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे भी इसके लिए सॉरी। सी में 4 जवानी किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक, धार्मिक। सही उत्तर है व्याकरण संबंधी। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, माता प्रसाद गुप्त का। किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, वेपथु, वैवर्ड, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, व्रीड़ा। वेपथु, वैवर्ड, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, व्रीड़ा, वेपथु, वैवर्ड, स्वेद, असूया। इनमें से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा? सी, सी ऑप्शन सही होगा। वेपथु, वैवर्ड, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। अगला प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है,
मेरे लिए वो संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वगत के प्रति, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। सही उत्तर कौन सा है? मल्लिका का अंबिका के प्रति। सी ऑप्शन होगा, मल्लिका का ये अंबिका के प्रति कथन है। अगला प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसका है 78 वाला क्वेश्चन? तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। सही उत्तर है मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की ट्रिक आप लोगों ने अगर नहीं याद की है, सारी बोलियों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने अभी तक हिंदी की बोलियों की ट्रिक नहीं याद की तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको हिंदी बोलियों की लिस्ट मिल जाएगी। हिंदी बोलियां याद करें ट्रिक से, और उसमें आपको पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जो भी हिंदियाँ जितने भी 5 भागों में जो भी बांटी गई हैं 5 उपभाषाओं में, उन सब का जो है ट्रिक के माध्यम से आपको विश्लेषण मिलेगा। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती, झरना, इनमें से कौन सा रचित काव्य है? इनका काव्य बताना है। तो उत्तर आपका कौन सा होगा? सही कौन सा होगा? तो उर्वशी और झरना, उर्वशी, चंपू और झरना। 2 और 4 आएंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित वाला ही देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इतना याद नहीं हो सकता किसी को भी, तो मैं सुमेलित वाला आंसर इसका दे देती हूँ केवल। जो इसका आंसर है 81 क्वेश्चन का, वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। किस पर है? तो ये है 1 और 4, यानी कि ए ऑप्शन, विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विद्वेष। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरेपा, पुष्पदंत, अद्यमाड़, लुइपा। इनमें से आपको बताना है इनका सही अनुक्रम क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन है डी, सरेपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्यमाड़। इसके हम सन भी बताते चलेंगे आपको। सरेपा का है सन 769, लुइपा का है 773, और पुष्पदंत का है 10वीं सदी, और अद्यमाड़ की है 12वीं सदी। तो इस तरह से सरेपा को जो है आप याद रखेंगे। सरेपा जो है वो पहले नंबर पे आएंगे, 769 ईस्वी उनकी है। और इस तरह से अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार की? देखिए, पाश्चात्य समीक्षकों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उनके बारे में भी आप वीडियोस देखते रहें, पढ़ते रहें, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास बुक है कोई भी नेट के संबंधित, तो आप उससे इन पाश्चात्य समीक्षकों को जरूर पढ़ें। अगर नहीं तो गोविंद राय की होगी, गोविंद पांडे की, सरस्वती पांडे की, उन्हीं में से देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार की है? तो ये जो है किस प्रकार करता है, यानी कि आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर। बी, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। डी, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। ऑप्शन सही होगा ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। अगला प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? देख लीजिए आपका सही आंसर क्या होगा। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों की कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है ये देह भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। कौन सा सही उत्तर होगा आपका, ध्यान देना है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, 1 और 3, यानी कि शक्तिशाली दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। तीसरा, उर्वशी कहती है कि ये देह भाव भ्रांति है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। इनमें से आपको सही ऑप्शन को बताना है। सही ऑप्शन है 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन। 2 और 3, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? उपन्यास यहाँ पर छिपा हुआ है, लिख देती हूँ। कौन से उपन्यास नहीं है विदेशी परिवेश पर आधारित? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। ये बताना है आपको सही आंसर इसका। तो सही आंसर होगा इसमें 1 और 2। चक्रव्यूह और परिशिष्ट नहीं है, बल्कि वे दिन और सफर के साथी जो हैं वो विदेशी परिवेश पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्रों को, इनके कथनों को हम देख लेते हैं कि क्या हैं। तो जो सही है यानी कि ए में 4, बध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो अब मेरे लिए मनोग्रंथि है। ये किसने कहा? ये कहा अश्वत्थामा ने। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ कि झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ये कहा है वृद्ध याचक ने। तीसरा, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। ये किसने कहा है? कहा है युयुत्स ने। गूंगों के सिवा आज और कौन मेरी जय बोलेगा, धृतराष्ट्र ने कहा है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ये होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेंगे, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस, दस्तावेज। किसने संवर्धित किया सबसे ज़्यादा? तो ये किया है हंस ने। अगला प्रश्न है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। अब आपको इसमें सही ऑप्शन को चुनना है। सही ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ABCD में से जल्दी बताएं कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 2, यानी कि पहला सही होगा। इसमें नायिका का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अनन्य प्रेम व्यंजित है। दूसरा, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण के लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अगला प्रश्न, ये पैसेज है, पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देख करके यहाँ से, और फिर इनके पूछे गए जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको मैं बताते चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको रिपीट करके इस तरह से पढ़ना थोड़ा सा नामुमकिन सा है। तो मैं जो इसके आंसर हैं उन्हीं को बताते चलती हूँ, सही क्वेश्चंस को बताते चलती हूँ। तो पहला प्रश्न लेते हैं, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? विशेष व्यापार सूचक शब्द शास्त्र मीमांसा के अनुकूल हैं। कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। कविता में पारिभाषिक शब्दों की अधिक। देखिए इसमें क्या है कि मैं इनके ऑप्शन को बेकार में पढ़ रही हूँ। जब तक आप इसके पैसेज को नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, और पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर को मैं सिर्फ बताते चलती हूँ, आपको बाकी अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार पैसेज को पढ़ करके वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसके सिर्फ आंसर जानते चलिए। तो जो 91 का क्वेश्चन है, यानी कि कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है, तो ये अधिक होता है कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है हम उसको केवल लेंगे, पैसेज के अनुसार सही नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्मस्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। अगला प्रश्न है, जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? इसका उत्तर क्या होगा? पैसेज के अनुसार पूछा गया है, इसलिए जल्दी से मैं आंसर लेती हूँ इसका। ये है तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी। तथ्य निरूपण में अधिक उपयोगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सामान्य धर्म वाली बातें तत्व निरूपक के लिए अनुपयोगी हैं। जाति संकेतक शब्दों को सुन पढ़ कर भावना में एक ही व्यापार समस्त रूप से नहीं आ पाता। इसका सही उत्तर हम लेंगे। सही उत्तर है सी ऑप्शन, वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभकारी वर्णन जो हैं वो दृश्य कविता में त्याज्य हैं। अगला प्रश्न है, वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता को लेंगे केवल कई स्पष्ट भावों का संकेतक होना, अस्पष्ट भावों का संकेतक होना। अगला प्रश्न फिर पैसेज के आधार पर है, तो पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए।
पढ़ने के साथ साथ उसका आंसर करना होता है, क्योंकि पैसेज को पढ़ करके यहाँ पर फ़ोन पर इस तरह से उसको स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन है, तो नहीं कर सकती मैं, इसलिए आपको सिर्फ आंसर बताते चलती हूँ। तो जो 96 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें सही ऑप्शन होगा सी, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति की खोज कर सका है। अगला प्रश्न होगा, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी। तो उसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उसका कर्मफल प्राप्ति की असंभाविता और पुनर्जन्म पर दृढ़ विश्वास था। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन होगा सही इसमें सी, सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और अनुभव होते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है। सही ऑप्शन है ए, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सभी क्वेश्चन को सुना होगा ध्यान से। और लास्ट में ये भी बताना चाहती हूँ कि डेली जो है आपको रिवीजन क्लास मिलेगी इसी तरह से अपलोडेड वीडियो के माध्यम से आप, लेकिन उसमें आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, और जिसके कारण जो है आप अपनी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 50 से 100 के बीच में मैं रखूँगी, जितने 50 बन पाएंगे तो 50, 100 बन पाएंगे तो 100। तो अगर मैं इसी तरह से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में इससे बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। तो आप डेली जो है शाम 7:30 पर इस वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है आप डेली मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, और नहीं तो आप चैनल पर जा करके वीडियो को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। और ये 7:30 PM यानी कि शाम को डेली जो है आपको ये वीडियो मिलने वाली है। सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत दिल से आभार है। और साथ ही मेरे वीडियोज़ को ऐसे लाइक करते रहें और लोगों में शेयर करते रहें। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी के ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें यहाँ पर 92 64 90 36 35। डेली क्लासेस चल रही हैं, आप भी अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिंदी बैच या सामान्य हिंदी के बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी ग्रामर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है जो भी फीस निर्धारित की गई उसको आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आप पता कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।